हेलो हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे दोस्तों। और आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी बहुत ही एक अव्वल लेवल की चल रही होगी, मैं आशा करता हूँ। ठीक है। जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे यार हैं, मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि जितने भी बीटीएससी जे के जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं, सारे पार्ट को आप कंटिन्यूअस रखें। ठीक है। जब मैं आपके लिए डेडिकेटेड हूँ तो बस आपको तो सिलेक्शन लेना है, तो आपको भी डेडिकेटेड के साथ एकदम माइंड सेट के साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। तो जैसे कि आज का दिन बहुत ही एक अच्छा दिन है, कोई मकर संक्रांति का दिन है। तो सबसे पहले तो जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, सभी को मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं। ठीक है दोस्त। चूड़ा दही तो आप लोग सब लोग पूरा गर्दा कर दिए होंगे। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, होना भी चाहिए। ठीक है। सब देखिए, लाइफ में सारा चीज़ का एंजॉय करते हुए लाइफ को जिए। ठीक है। ये नहीं कि पूरी तरह से हम लोग डिप्रेशन में चले कि यार मेरा कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर ये थॉट में आप रहिएगा तो फिर तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए माइंड फ्री होके सिर्फ अपना कर कीजिए, अपने पे काम कीजिए। ठीक है। अपना टाइम आप किसी को मत दीजिए। जो आपका टाइम है वो टाइम किसी को मत दे दीजिए। सिर्फ अपने पीछे, अपने को इम्प्रूव करने में अपना टाइम दीजिए। वही आपको एक सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। और कोई इसका शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है। ठीक है। किसी अगर आप अपना मतलब अपना टाइम किसी और को आप दे रहे हैं तो मतलब थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। इसलिए जितना हो सके, जितना हो तो मैक्सिमम टाइम अपने आप को इम्प्रूव करने में आप दीजिएगा ना, तो 110% श्योरिटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। ठीक है। तो चलिए, आज का भी 2 लाइन है जो कि आप लोग पर डे देखते भी हैं कि हर क्लासेस में 2 लाइन से ही एक क्लासेस का शुरुआत होता है। क्या है कि तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। बस उसी तरह आगे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। ठीक है। अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है दोस्तों। ठीक है। इसीलिए अभी आपके पास अगर कुछ नहीं है तो ऐसा मतलब ये नहीं होना कि मेरे पास कुछ नहीं है। अभी आपके पास दिन, बुरे दिन है। ठीक है। तो इस दिन को कन्वर्ट आपके हाथ में है। ठीक है, कि आप कितना जल्दी उस दिन को कन्वर्ट करना चाहते हैं अच्छे दिनों में। ठीक है। अच्छे दिन आ जाएंगे, बस आप कंटिन्यूअस लगे रहें, कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहें। ठीक है। देखिए, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पढ़ने से नहीं होता है। इसके लिए कंसिस्टेंसी, लगन और प्रयत्न और डेडिकेशन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मायने रखता है। ठीक है दोस्त। चलिए, बिना देरी का आज का मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। आज से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? चलिए। हम्म तो थोड़ा आप लोग भी आंसर दें तो और अच्छा लगेगा, है ना। इजी क्वेश्चन है, इसमें तो बताने का कुछ है तब बोलिए, बता देता हूँ मैं। देखिए, फर्स्ट क्या है कि एज पर डोरी एब्रेशन टेस्ट, लॉस इन अ वेट इज 33 ग्राम्स। देन द देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। क्या होता है इसका फॉर्मूला? इजी फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी आप लोग को याद होगा, मैं आशा करता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस क्या होता है? 20 माइनस लॉस ऑफ वेट डिवाइडेड बाई 3। ठीक है। तो 20 माइनस लॉस ऑफ वेट मेरा कितना है? 33 ग्राम्स है। 33 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से हम लोग काटेंगे तो कितना हो गया? ये 11 बार में जाएगा। ठीक है। 20 में से हम लोग 11 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा? 9। 9 इज अ करेक्ट आंसर। इट मीन्स ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्त। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो ये सब क्वेश्चन में आई होप कि आप लोग गलती नहीं करते होंगे। हमको जहाँ तक आशा है कि जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, जितने भी मेरे भाई लोग हैं, ठीक है, नए और पुराने, सभी को ऐसा क्वेश्चन में गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इजी क्वेश्चन है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर फॉर ए फ्लूइड एट अ रेस्ट इन इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। ये किसका लॉ दिया? ये लॉ किसके द्वारा दिया गया? पास्कल लॉ के द्वारा दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। अच्छा ये तो क्वेश्चन, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग इसका क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहें तो देखिए क्वेश्चन क्या हो सकता है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, मैकेनिक एफिशिएंसी, नन ऑफ द एबव। तो हम लोग इसका क्वेश्चन किस टाइप से लिख सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस टाइप्स ऑफ efficiencies in hydraulic पंप। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को नहीं कंसिडर कीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन ये हो गया है, मिस प्रिंट हो गया है। देखिए क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंस टाइप ऑफ इफिशियंसी इन हाइड्रोलिक पंप। क्या इनमें से हम लोग मैनोमेट्रिक इफिशियंसी भी पढ़ते हैं, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी भी पढ़ते हैं, मैकेनिक इफिशियंसी भी पढ़ते हैं, मतलब ऑल ऑफ द अबव इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब हमको जानना है, आपको मैं पहले ही बताया हूं कि मैनोमेट्रिक इफिशियंसी क्या होता है, बताएं। इसी तरह आप वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी भी बताएं। ठीक है, और एक आता ओवरऑल एफिशिएंसी, जो कि एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछे अब जा रहे हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैन्योमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है। ठीक है, तो ये किसका रेशियो होता है, आप लोग बताएं। मैन्योमेट्रिक एफिशिएंसी किसका रेशियो होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मैनोमेट्रिक हेड। पढ़े ना, पहले भी मैं क्लासेस में बताया हूं कि मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है। इट इज द रेशियो ऑफ, चलिए लिखते हैं, रेशियो ऑफ क्या, मैनोमेट्रिक हेड मैनोमेट्रिक हेड टू द हेड इम्पार्टेड बाय क्या, इम्पेलर। ठीक है, मैनोमेट्रिक हेड डिवाइडेड बाय हेड इम्पार्टेड बाय इम्पेलर। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बाद दूसरा क्या आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ये किसका होता है बताएं। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताएं। इट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड डिस्चार्ज पर सेकेंड फ्रॉम पंप, ठीक है, टू द लिक्विड पासिंग थ्रू इम्पेलर। क्या है, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड डिस्चार्ज पर सेकेंड फ्रॉम पंप। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड मतलब लिक्विड डिस्चार्ज पासिंग फ्रॉम ए पंप टू दी पासिंग थ्रू ए इम्पेलर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है तो हमको क्वांटिटी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम के टर्म में। ठीक है, इसके बाद मेरा क्या है, ओवरऑल एफिशिएंसी। बताइए क्या होता है ओवरऑल एफिशिएंसी, आप लोग बताएं। ओवरऑल एफिशिएंसी रेशियो ऑफ क्या, आउटपुट पावर टू दी शाफ्ट पावर। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, तो चारों का हो गया। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन में जो लगेगा कि नहीं उसको बायफरगेट करना है तो उसको मैं बायफरगेट जरूर करूंगा। ठीक है, आप लोगों को सारा ये जो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो गया, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है, ये सब का सारे डिफिनेशन सबको याद रखना है, एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि एन एडवांस स्टार्टर सिग्नल इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन
सबसे एडवांस स्टार्टर है जिसका हम लोग यूज करते हैं। बताएं क्या वो संटिंग है या गुड्स ट्रेन है या फिर लोकोसेड है या फिर आपका बोथ संटिंग एंड लोकोसेड है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका एडवांस स्टार्टर है, एडवांस स्टार्टर एलवेज कौन सा होता है? संटिंग होता है। क्या होता है? संटिंग। संटिंग इज अ एडवांस स्टार्टर जिससे हम लोग इसको हम लोग सिग्नल में यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जामिनेशन में मिलेंगे। ठीक है, अजम्पशन वाले क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, जितने भी ये सब क्वेश्चन है, बेसिकली ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार पहले भी करा चुका हूँ। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है। अजम्पशन है, किसका अजम्पशन है? प्योर बाइंडिंग थ्योरी। क्या फॉर्मूला होता है जी प्योर बाइंडिंग का? एम बाई आई इजकल टू सिग्मा बाई वाई इजकल टू ई बाई आर। ये तो सबको ही आता होगा, इसमें कोई ये नहीं है। बैंडिंग, प्योर बैंडिंग का थ्योरी है, प्योर बैंडिंग, प्योर बैंडिंग का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम लोग इसका अजम्पशन देखते हैं। अजम्पशन क्या है कि सर्कुलर सेक्शन रिमेन सर्कुलर आफ्टर ट्विस्टिंग। सर्कुलर सेक्शन रिमेन सर्कुलर आफ्टर ट्विस्टिंग, जो कि ये करेक्ट आंसर है, सॉरी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या पूछ रहा है हमको। करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। पहले क्या करना है कि देखना है कि किसके बारे में स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, कि अरे प्योर बाइंडिंग की थ्योरी है, प्योर बाइंडिंग हम पढ़े, हमको याद है। ठीक है, एग्जाम का अप्रोच में बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे देखना है। एग्जाम में इस क्वेश्चन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा कि तुरंत पढ़िएगा एजम्पशन कंसीडर फॉलोइंग एजम्पशन फॉर प्योर बाइंडिंग थ्योरी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया प्योर बाइंडिंग थ्योरी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो आपको माइंड में ये यहाँ तक पढ़ने के बाद तुरंत देखिएगा इसका करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी पढ़ने के चक्कर में जहाँ करेक्ट पूछ रहा है लेकिन आप इनकरेक्ट पूछ के भी जवाब देते हैं, या फिर कभी होता है क्या, इसमें इनकरेक्ट पूछता है और आप करेक्ट वाले ऑप्शन को सही करके अपना सही मतलब इजी क्वेश्चन को आप गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा मतलब 5 सेकंड 5 सेकंड 8 सेकंड टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखिए पढ़िए कि एजम्पशन फॉर ए प्योर बाइंडिंग थ्योरी, यहाँ तक पढ़ लिए। उसके बाद तुरंत नीचे आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट पूछ रहा है, इट मीन्स कि हमको माइंड में करेक्ट चलेगा। ठीक है, करेक्ट चलेगा। चलिए देखते हैं क्या है। सर्कुलर सेक्शन रिमेन सर्कुलर आफ्टर ट्विस्टिंग, ये ऑप्शन मेरा एकदम 110% सही है। पहले हमको जो सही, हमको जो आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में हमको नहीं देखना है। ठीक है, बाई चांस आप क्वेश्चन में देख लें तो कोई दिक्कत नहीं, पहले आपको जो आ रहा है पहले उसको आप सही कर लें। हमको ये समझ में आएगा कि ये मेरा सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि द मटेरियल इज हेट्रोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। क्या ये प्योर बाइंडिंग का अजम्पशन है? एकदम नहीं है। मटेरियल हेट्रोजीनियस नहीं होता, मटेरियल होमोजीनियस होता है, जो कि यहाँ लिखा है हेट्रोजीनियस, जो कि यही गलत है। ये क्या होमोजीनियस होगा? होमोजीनियस होगा, क्या होगा? होमोजीनियस। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, जिसके कारण ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 है रॉन्ग हो चुका है। तो इसमें 2 है तो ये रॉन्ग हो गया, इसमें 2 है ये रॉन्ग हो गया, इसमें 2 है रॉन्ग हो गया। तो जो मेरा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया एग्जामिनेशन के अप्रोच कि एग्जामिनेशन में कैसे आपको लगाना है। जैसे आप देख लिए कि नहीं ये मेरा स्टेटमेंट नंबर 2 है जो कि गलत है, आप 100% श्योर है कि ये मेरा ये गलत है, तो आप देख ले और हमको पूछा क्या सही पूछा है। ठीक है, अगर करेक्ट मतलब इनकरेक्ट पूछता रहता तो ये मेरा सही होता, लेकिन इसमें क्या पूछा, मेरा करेक्ट पूछा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मेरा कौन सा गलत हो गया। गलत मतलब दूसरा मेरा गलत है, तो देखेंगे दूसरा किसके साथ है, पहला के साथ है, ये गलत हो जाएगा। और दूसरा कहाँ कहाँ है, दूसरा जिस जिस ऑप्शन में होगा उसको पहले आप गलत कर दें। ठीक है, क्योंकि वो होने वाला है नहीं, क्योंकि मेरा जो पूछा गया है वो ऑलवेज क्या पूछ रहा है, करेक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो जहाँ जहाँ 2 वाला ऑप्शन है उसको हटा दीजिएगा, तो एक ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें 2 नहीं रहेगा और आपका वही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है हमको, करेक्ट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए ये तो समझ गए, ये भी समझ गए। अब हम लोग थर्ड में देखते हैं। थर्ड क्या है कि स्ट्रेट रेडियल लाइन इज ए ट्रांसवर्स सेक्शन रिमेन्स स्ट्रेट आफ्टर ट्विस्टिंग। एकदम सही है, एकदम सही है। ठीक है, जो कि ये जो 2 ऑप्शन है एकदम सही, जो ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा ही है राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ऑप्शन पहला और तीसरा ही है राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मोहर्स थ्योरी इज यूज फॉर। बताएं, मोहर्स थ्योरी हम लोग जो यूज करते हैं इन ए स्लोप डिफ्लेक्शन में, क्या उनमें से प्रोबोलम ओमने कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैरिंग ए सिमेट्रिकल लोडिंग, फिक्स बीम, ऑल ऑफ दी अबव। बताएं, पहले आप हमको ये बताएं कि मोहर्स थ्योरम क्या होता है।
पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, तभी तो हम इसका आंसर कर पाएंगे ना। ये नहीं कि डायरेक्ट हम लोग रट लिए कि मोहर्स थ्योरम ये होता है ये होता है, और यहाँ से थोड़ा सा अगर घुमा देगा तो आप फंस जाइएगा। तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मोहर्स थ्योरम होता क्या है, ठीक है। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम, इसका और एक नाम क्या है, मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड, ठीक है। आजकल एग्जामिनेशन में जितने भी नाम से सारा नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पता नहीं कि अरे हो रहे हैं आजकल जितने भी एग्जाम चल रहे हैं, आपको ये ना दे के ये नाम दे देगा और पूछ देगा कि मोमेंट एरिया मेथड इज ऑल्सो नोन एज। जब आपको याद रहेगा कि नहीं मोमेंट थ्योरम का ही नाम है, तभी तो आप मार पाइएगा। एक थ्योरम का ना जाने 2 या 3 नाम होते हैं, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। आप लोग पढ़े होंगे किसमें, सॉम में, ठीक है। जो आपको पढ़ाए थे क्या, बताते हैं क्या बताए थे, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ थ्योरी, जिसको क्या बोलते हैं, संट वैकेंट थ्योरी बोलते हैं, लेमिस थ्योरी भी बोलते हैं, रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है कि किसी किसी एग्जाम में मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी ना दे के वहाँ पूछ दिया कि नहीं, अगर पूछ ही दिया कि मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ऑप्शन में दे दिया कि लेमिस थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी, दोनों, या फिर नाइदर, कोई भी नहीं। तो आपको ध्यान रखेगा, तब ना ध्यान में रहेगा आपको, तभी तो आप मार पाइएगा, क्योंकि उसको दोनों बोलते हैं, लेमिस थ्योरी भी बोलते हैं और आपका रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी टाइप से इस क्वेश्चन में पूछा गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मोमेंट एरिया मेथड को और किस नाम से जाना जाता है, मोहर्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा हम लोग इसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। देखिए मोहर्स थ्योरी क्या होता है। देखिए मेनली जो आपका इस मोमेंट एरिया मेथड का यूज, हम ये बोले चाहे ये बोले तो बात बराबर है, ठीक है। मोमेंट एरिया मेथड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, वैसे मेनली देखा जाए तो मोमेंट एरिया मेथड का यूज हम लोग प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक बीम में करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होगा कि प्रिज्मेटिक बीम क्या होता है और नॉन प्रिज्मेटिक बीम क्या होता है। आपको माइंड में क्वेश्चन चलता होगा कि प्रिज्मेटिक बीम क्या होता है और नॉन प्रिज्मेटिक बीम क्या होता है। तो देखिए पहली बात मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ पहला, कि प्रिज्मेटिक बीम क्या होता है। प्रिज्मेटिक बीम जब हम ये बता देंगे ना, तो अब नॉन प्रिज्मेटिक बीम ऑटोमेटिक आप समझ जाइएगा। देखिए प्रिज्मेटिक बीम वह वैसे बीम होते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा। लिखते हैं यहाँ पर प्रिज्मेटिक बीम, दिस बीम आर, नहीं दो टाइप्स ऑफ बीम, दो टाइप्स ऑफ बीम, दो टाइप्स ऑफ बीम, द क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कांस्टेंट, ठीक है। क्या हो गया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट होता है, लाइक इसका शेप हो गया, साइज हो गया, ठीक है, ये सारे कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक बीम बोलते हैं, ठीक है। और नॉन प्रिज्मेटिक बीम क्या हो गया, कि वैसा बीम जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया समान नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन प्रिज्मेटिक बीम बोलते हैं। ये हो गया आपका मोमेंट एरिया मेथड के बारे में एक दो पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमको क्या देखना है कि इन अ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मोहर्स मेथड इज यूज इन ए प्रॉब्लम ऑन अ कैंटिलीवर बीम, एकदम सही। सिंपली सपोर्टेड बीम कैरी ए सिमेट्रिक लोडिंग, एकदम सही है। फिक्स बीम में भी ये होता है, मतलब ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। मोमेंट एरिया मेथड जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो है, हम लोग ये चारों मेथड में, तीनों बीम में हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया कि प्रिज्मेटिक बीम क्या होता है, नॉन प्रिज्मेटिक बीम क्या होता है, और मोहर्स मेथड को हम लोग किस नाम से जानते हैं। आपको ये एडिशनल है जानकारी जो कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। चलिए इसका ऑप्शन हो गया डी इज राइट आंसर। मिलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है, इसमें गलती नहीं कीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, गलती नहीं होगा, हमको पता है कि द सेफ लिमिट स्पीड ऑफ ए सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग, उसका आप लोग मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी आप लोग जानते होंगे।
कितना होता है। जैसे आपका पूछ देगा क्या, स्टोन पिचेड लाइनिंग हो गया, ब्रिक लाइनिंग हो गया, ब्रिक टाइल लाइनिंग हो गया, कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग हो गया। तो ये सब जितने भी लाइनिंग है इसकी अलग अलग परमिसिबल वेलोसिटी है, जो कि आप लोग को पता भी है, आप लोग जानते भी हैं। ठीक है, तो पहले हमको इसका एक टेबल में आपको लिखा दूं ताकि आपको ध्यान भी आ जाए और एक के साथ दूसरा जानकारी भी मिल जाए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा हो गया क्या, टाइप्स ऑफ लाइनिंग, टाइप्स ऑफ लाइनिंग। ठीक है दोस्त, टाइप्स ऑफ लाइनिंग हो गया। और यहाँ का हो गया मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी, मैक्सिमम परमिसिबल, मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी। ठीक है, अब मेरा फर्स्ट क्या है, मेरा फर्स्ट क्या है, स्टोन पिचिंग लाइनिंग, स्टोन पिचिंग, स्टोन पिचिंग लाइनिंग। ठीक है, दूसरा क्या है मेरा, इसको याद करने का तरीका पता है, SBC। जैसे आप लोग ABC जानते हैं ना, ABC, उसी तरह क्या है SBC। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, SBC मतलब याद करने का तरीका है। ऐसे आपको क्या हो गया, स्टोन पिचिंग लाइनिंग। BC क्या हो गया, ब्रिक लाइनिंग। क्या है, ब्रिक लाइनिंग, ब्रिक लाइनिंग। और इसको क्या बोलते हैं, ब्रिक टाइल लाइनिंग। बर्न्ड क्ले टाइल लाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्न्ड क्ले टाइल लाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड क्या आपका हो गया, सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग, सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग। ठीक है, तो आप इस ट्रिक से अगर आप याद कर सकते हैं तो देखिए इजी है। C से हो गया आपका सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग, और B से आपका क्या हो गया, बर्न क्ले टाइल लाइनिंग या फिर ब्रिक लाइनिंग, दोनों इसमें ही आ जाएगा B से। और S से क्या आपका हो गया, स्टोन पिचिंग लाइनिंग। ठीक है, तो SBC आप अगर थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, आप वैल्यू देखते हैं, वैल्यू कितना, स्टोन पिचिंग लाइनिंग में वैल्यू कितना होता है, 1.8, सॉरी 1.5 मीटर पर सेकेंड। ब्रिक लाइनिंग में 1.8 मीटर पर सेकेंड। और आपका सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग में सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है, 2.7, मतलब इसका डबल से थोड़ा सा कम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ जो क्या पूछ रहा है, यहाँ जो पूछ रहा है कि सेफ लिमिट स्पीड ऑफ ए सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग, नाम दे दिया सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग, इट मीन्स 2.7 इज अ राइट आंसर। 2.7 मीटर पर सेकेंड इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर C इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जिसमें जरूरत रहेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, थोड़ा सा देखा जाए, बताए, इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशन लेस, कौन इनमें से डायमेंशन लेस है, बताए। आप लोग जानते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको बताना पड़ेगा क्या। स्ट्रेंथ तो आप लोग जानते हैं कि शेयर स्ट्रेंथ का कोई वैल्यू ही नहीं होता, इसका डायमेंशन लेस यही है। ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाँ, विच द फॉलोइंग आर द डायमेंशन, अरे देखिए क्वेश्चन यहां से है, विच द फॉलोइंग इज अ लिक्विड फ्रॉम ऑफ एरोसोल, बताएं। इनमें से चार अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा लिक्विड आपका एरोसोल है, एरोसोल है, बताएं। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग एरोसोल, ये आपका इन्वायरमेंट का सबसे लास्ट चैप्टर से पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग जानते होंगे आपका इनमें से क्या पूछ रहा है, विच द फॉलोइंग लिक्विड फॉर्म्स ऑफ एरोसोल, एरोसोल का फॉर्म्स कौन कौन से। तो आपको आप लोग जानते होंगे मिस्ट, क्या मिस्ट हो गया, और इसका और थोड़ा सा और इसका जानकारी लेते हैं। इसमें फिर आपको क्या हो गया, स्प्रे हो गया, स्प्रे हो गया। फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉग बोल सकते हैं, फॉग हो गया। ठीक है, और आप हम लोग बोल सकते हैं क्या, गैस बोल सकते हैं, गैस हो गया। ये सारे जितने हैं आपका, मिस्ट हो गया, स्प्रे हो गया, फॉग हो गया, गैस हो गया, ये सारे क्या है आपका एरोसोल के फॉर्म से, लिक्विड के अलग अलग फॉर्म से, जिसे हम लोग इसमें पूछ जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ एरोसोल,
लिक्विड फॉर्म इनमें से कौन सा है एरोसोल का, तो आपका मिस्ट, अगर मिस्ट है तो मिस्ट सही होगा, अगर स्प्रे दिया रहता तो स्प्रे सही होता, फोग दिया रहता फोग सही होता, गैस दिया रहता गैस सही होता। ठीक है, ये आपका फॉर्म्स फॉर्म्स ऑफ एरोसोल, एरोसोल। एरोसोल, ठीक है। तो आपको ये चारों जो इसका नाम अलग अलग है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हाँ बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। कल हम लोग इससे इस टॉपिक से हम लोग कल भी क्वेश्चन किए थे, और फिर आज भी इस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीटेड है। इसलिए तो मैं बोला हूँ कि जितने भी सेट हो रहे हैं सारा सेट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, सारा सेट एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। जैसे कल मैं आपको बताया, इस चैप्टर से हम लोग कल पढ़े थे, फ्लूइड मैकेनिक्स का ये चैप्टर है। यहाँ से हम लोग ऑफिस के बारे में हम लोग कल जाना था। ठीक है, कल के सेट में आज उसी के कॉन्सेप्ट से आज फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, जब आप पिछला सेट देखे होंगे तो आपको जरूर यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और आज उसी से एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जो कि आपको ध्यान में रखने का जो जरूरत है, और इजी क्वेश्चन भी है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए क्या पूछ रहा है कि फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्फिस डिपेंडिंग ऑन द shape and size of a orifice and the head under which flow take place, the value of coefficient of contraction is vary from, बताए। ऑर्फिस मीटर का पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से कहाँ वेरी करता है। ऑर्फिस मीटर का, ऑर्फिस का कहाँ से वेरी करता है, 0.61 से 0.69। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन 0.61 से 0.619। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब हमको ये बताएं, कल आपको मैं बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसका रेशियो होता है, बताएं। रेशियो ऑफ है क्या, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ऑर्फिस। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्ट्रा, एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्ट्रा। एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्ट्रा जो क्या आपका क्या हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का ये फॉर्मूला जो कि मैं कल आपको बताया था, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इससे आपको एग्जामिनेशन में नोमेरिकल भी मिलते हैं सेम। ठीक है, सी सी इजकल टू दे देगा ए सी, एरिया वेना कॉन्ट्रैक्ट्रा डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक है, एक और होता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होता है ना। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। क्या कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है यार, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी सीवी। क्या था, एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है। आपको इसका भी वैल्यू आपको यार, अब इसका भी हम लोग जान लेते हैं कि इसका भी कोफिशिएंट ऑफ जिसे हम लोग लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, इसका जो क्या बोलता है, इसका जो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन जो होता है कितना होता है, 0.95 से 0.99 होता है। ठीक है, तो आपको ये भी वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, ये भी वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग कल ऐसा क्वेश्चन किए थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है, लेवलिंग से है। विच टाइप ऑफ लेबलिंग इज यूज फॉर इस्टेब्लिशिंग ए बेंचमार्क विथ हाई प्रिसीजन एट वाइडली डिस्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्या बोल रहा है, यूज फॉर इस्टेब्लिंग ए बेंचमार्क को इस्टेब्लिश करने के लिए इनमें से हम लोग कौन सा लेबलिंग का टाइप्स ऑफ लेबलिंग का यूज करते हैं, प्रोफाइल लेबलिंग, प्रिसाइज लेबलिंग, या फिर आपका रेसिप्रोकल लेबलिंग, या फिर आपका डिफरेंशियल लेबलिंग, बताएं।
एस्टेब्लिश ए बेंचमार्क, पढ़े होंगे आप लोग, बताए वो कौन सा मेथड होता है, कौन सा टाइप्स ऑफ लेबलिंग होता है, एलवेज प्रिसाइज लेबलिंग। प्रिसाइज लेबलिंग में ही हम लोग बेंचमार्क को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, उसे वो लोग क्या बोलते हैं, प्रिसाइज लेबलिंग बोलते हैं। अब थोड़ा सा आप हमको बता दीजिए कि रेसिप्रोकल लेबलिंग क्या होता है और आपका डिफरेंशियल लेबलिंग क्या होता है। थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग भी जान लें कि आपका रेसिप्रोकल लेबलिंग क्या होता है और आपका डिफरेंशियल लेबलिंग क्या होता है। थोड़ा सा मतलब बता दें, अच्छा रहेगा, आपको भी रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। बताए डिफरेंशियल लेबलिंग क्या होता है। देखिए, डिफरेंशियल लेबलिंग एक ऐसा लेबलिंग है जिसे हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन द एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट के बीच का जो एलिवेशन है, ठीक है, वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, जो कि दोनों पॉइंट, आपको वन पॉइंट जो आपका विजुअल भी होगा और अदर पॉइंट जो होगा विजुअल नहीं होगा, क्योंकि वो रिवर के अदर पॉइंट होगा। मतलब मेनली जो हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल लेबलिंग करते हैं आपका, जैसे आपका रिवर हो गया, पाउंड हो गया, ये सब वाले कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेबलिंग करते हैं। एक आपका आता है क्या, रेसिप्रोकल लेबलिंग, ठीक है। अब रेसिप्रोकल लेबलिंग क्या होता है बताएं। देखिए, रेसिप्रोकल लेबलिंग वह लेबलिंग होता है, ये भी आपका क्या फाइंड करता है, डिटरमाइन द एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है, ये भी आपका टू पॉइंट बीच का एलिवेशन फाइंड करता है, लेकिन और साथ साथ क्या फाइंड करता है, और साथ साथ ये दोनों का बीच का इंटरनल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी फाइंड करता है। कौन, आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और इसका तो प्रिसाइज लेवलिंग को आप लोग पता ही चल गया कि जो आपका स्टैब्लिंग से बेंचमार्क, जहाँ हम लोग बेंचमार्क एस्टेब्लिश करते हैं, वैसे टाइप्स ऑफ लेबलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसाइज लेबलिंग बोलते हैं, ठीक है दोस्त। अब बताएं, इजी क्वेश्चन है, कल हम लोग इस क्वेश्चन से भी हम लोग कल क्वेश्चन किए हैं, इस टॉपिक से ट्रांजिशन कर्व से हम लोग कल क्वेश्चन किए हैं। बताए एक ट्रांजिशन कर्व कैन नॉट बी, बताए क्या उसमें क्यूबिकल स्पाइरल नहीं होता है, होता है, ट्रू स्पाइरल होता है। ये आपका कैन नॉट बी मतलब कंपाउंड कर्व नहीं होता है, बाकी आपका क्यूबिक पैराबोलिक भी होता है, ट्रू स्पाइरल भी होता है, क्यूबिकल स्पाइरल भी होता है। मतलब ऑप्शन नंबर तीनों सही है, लेकिन कौन सही नहीं, कौन इसमें क्या पूछ रहा है, कैन नॉट बी मतलब सी इज राइट आंसर, सी नहीं होता है, कंपाउंड कर्व नहीं होता है, ठीक है दोस्त। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैट्रिक चेन, बताएं, इजी क्वेश्चन है जी, इसमें कितना लिंक होता है, आप इसमें दोनों बताएं। ये आपका दोनों होता है मैट्रिक चेन, एक 20 मीटर का होता है, एक आपका 30 मीटर का होता है। तो बताएं कि 20 मीटर वाले चेन में कितने लिंक होते हैं, 100 लिंक होते हैं, और आपका 30 मीटर वाले चेन में कितने लिंक होते हैं, 150 लिंक होते हैं, ठीक है। देखिए कहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मैट्रिक चेन कंसिस्ट ऑफ ए लिंक, ओ अच्छा 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 अच्छा, मैट्रिक चेन कंसिस्ट ऑफ ए लिंक, इसमें नहीं कुछ बोला है कि या ये आपका 20 मीटर का चैन है या फिर मेरा 30 मीटर का चैन है, ठीक है। अगर जब कुछ ना बोले, ठीक है, तो आपको क्या 20 मीटर कंसीडर करना है, एक ये 150 नहीं होगा, ये आपका 100 होगा, ठीक है। अगर कुछ किसी भी चैन के बारे में, जैसे 20 मीटर चैन होता है, 30 मीटर चैन होता है, ठीक है, अगर किसी के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया गया है क्वेश्चन में, तो आपको 20 मीटर चैन को कंसीडर करके आपको आंसर करना है, ठीक है। तो 20 मीटर चैन में कितना होता है, 100 लिंक होता है, और आपका 30 मीटर वाले चैन में 150 लिंक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्त, बी, ठीक है। आप बताएं इंजीनियर्स चेन में कितने लिंक होते हैं, टॉपिक आ गया तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल नहीं पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इंजीनियर्स चेन, इंजीनियरिंग लिख दी है यार, इंजीनियर्स चेन, इंजीनियर्स चेन में कितने होते हैं लिंक, 100 लिंक, ठीक है। और बताएं गारंटेड चेन में, गारंटेड चेन में बताएं कितने लिंक होते हैं, गारंटेड चेन में 66 लिंक, ठीक है। चलिए हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ बताएं, एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, बताएं
इनमें से अलग अलग टेक्निक है। इंटरनल कुछ इनर्टियल इनर्टियल इम्पैक्शन है, डायरेक्ट इंटरसिपेशन है, डिफ्यूजन है। बताएं, ये पूछ रहा है कि एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। तो आपका डिफ्यूजन से भी हम लोग एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरसिपेशन से भी कर सकते हैं, और आपका इनर्टियल इम्पैक्शन से भी हम लोग कर सकते हैं। इट मीन्स कि डी इज अ राइट आंसर। मतलब ये तीनों तीनों जो ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं, ये तीनों मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल एयर पोल्यूशन, कंट्रोल एयर 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 पोल्यूशन कंट्रोल। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, डिकम्पोजिशन ऑफ ए डोमेस्टिक वेस्ट अंडर नेचुरल। क्या पूछा, डोमेस्टिक वेस्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ ए डोमेस्टिक वेस्ट अंडर ए नेचुरल प्रोसेस इज नोन एज। नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, और डोमेस्टिक वेस्ट है, इट मीन्स क्या, नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, इट मीन्स क्या, वो क्या आपका इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होगा, एकदम गलत। थर्मल पोल्यूशन, एकदम गलत। क्या बोला कि डिकम्पोजिशन ऑफ ए डोमेस्टिक वेस्ट अंडर ए नेचुरल प्रोसेस इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस, क्योंकि नेचर में हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, इट मीन्स वो बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताएं, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। द फ्रिक्शन विच इज जनरेटेड बिटवीन टू स्टैटिक सरफेस, द फ्रिक्शन इज जनरेटेड बिटवीन टू स्टैटिक सरफेस दैट कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर इज नोन एज। जब किसी दो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो उस टाइप के फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं। इनमें से पूछ रहा है, क्या सिंपल फ्रिक्शन बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल रहे हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं, या फिर में नन ऑफ द अबव। तो आपको देखिए इसमें सीधा सीधे मेंशन है कि इसमें कुछ नहीं बोला गया है कि इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है, नहीं इसमें डायनेमिक फ्रिक्शन के बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो जो आपका रेस्ट ऑप्शन बच गया, आपका वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्या बोला कि दो स्टैटिक फ्रिक्शन, टू स्टैटिक सरफेस दैट्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। जब कोई एक, यहाँ मान के चलिए कि एक मेरा एक सरफेस है और यहाँ हम कोई किसी बॉडी रख दी है, ठीक है, तो जब भी किसी दो सरफेस एक डिफरेंट सरफेस के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंपल फ्रिक्शन बोल रहे हैं। इसमें कुछ नहीं बोला जा रहा है क्या ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में, कुछ ऐसा इसमें जिक्र नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक वैसा फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक वैसा फ्रिक्शन है जब कोई बॉडी एक क्या बोल सकते हैं, एक इंक्लाइन तक, मैक्सिमम इंक्लाइन तक जाने के बाद वो बॉडी वहां से क्या करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मान के चलिए कि मेरा ये इस टाइप से है, ठीक है, शुरुआत में एग्जांपल दे रहे हैं कि पहले हम लोग यहाँ दिए तो बॉडी नहीं स्लाइड किया, फिर थोड़ा बढ़ाए तो नहीं स्लाइड किया। अगर हम लोग यहाँ कर दिए, इस टाइप से कर दिए, इट मीन्स कि बॉडी जो मेरा यहाँ था इजिली यहाँ से स्लाइड हो गया। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग वैल्यू हम इसका जो इंक्लिनेशन था, जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे थे, वैसे एक ऐसा इंक्लिनेशन डिग्री आया जिससे वहां से बॉडी इजिली मूविंग स्टेट में आ गया, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में हो गया। अब इसके बारे में आप जान लें कि आपका डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है। डायनेमिक फ्रिक्शन इट मीन्स कि वो मोशन में है, जब कोई बॉडी एक मोशन में है इट मीन्स डायनेमिक फ्रिक्शन में हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, द रेंज ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ ए वाटर दैट इज रिक्वायर्ड टू डी द टेम्परेचर इज। बताएं, द रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर दैट रिक्वायर्ड टू डू टेम्परेचर टेस्ट इज कितना होता है, 0 से 25, 10 से 25 डिग्री सेल्सियस, 10 से 30 डिग्री सेल्सियस, या फिर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपको टेम्परेचर इसका याद रखना पड़ेगा, टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना होता है, 10 से 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताएं, इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन में आपको सोचना भी नहीं है। ठीक है, एकदम क्वेश्चन देखते, क्योंकि मैं बोला हूँ कि आपको मैं इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा ना कि आप क्वेश्चन देखते आपको माइंड में आंसर क्लिक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते आपको माइंड में आंसर क्लिक हो जाए कि इसको हम पढ़े हैं,
ठीक है। और यही मैं बोलता हूँ कि अगर देखिए पढ़ा हुआ रहिएगा, लेकिन उसको जब 2 से 3 बार 4 बार आप रिकॉल कीजिएगा ना, मतलब 2 से 3 बार 4 बार एक ही चीज़ को देखिएगा, ऑटोमेटिक वो माइंड में आपका फिट हो जाएगा। ठीक है। और ये कि नहीं कि एक दिन में देखना है, आज देख लिए, एक सप्ताह बाद देखेंगे फिर 14 दिन बाद देखेंगे। मतलब किसी भी वीडियो का तीन तीन स्टेप में देखिएगा ना, ऑटोमेटिक वो वीडियो, उस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारा आपको माइंड में सेट होने वाला है, और फिर आप कभी नहीं भुलाइएगा। एक पहला दिन आप मेरे साथ पढ़ लेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ से वीडियो अपलोड होगा वहाँ सब देख लीजिएगा। इसके बाद तुरंत आपको एक बार मतलब ध्यान से देखना है, जो शुरुआत जो देखना है आपको ध्यान से देखना है, मतलब कंसंट्रेशन के साथ देखना है कि, और उसको माइंड में रिकॉल करना भी है। ठीक है। उसके बाद तुरंत आप 7 दिन बाद देखिएगा एक ही बार, और 7 दिन बाद आप देखिएगा कि नहीं हमको ये जितने भी सेट में हम पढ़े थे इसमें से हमको कितना क्वेश्चन हमको आ रहा है और कितने हम भूल रहे हैं, विथ डिस्क्रिप्शन। क्या जितने हम पढ़ा रहे हैं, जितने बता रहे हैं आपको, डिस्क्रिप्शन में जितने पॉइंट लिखा रहे हैं, जो एडिशनल पॉइंट जा रहे हैं रेफरेंस के तौर पे, आपको वो भी ध्यान देना है। ठीक है। ये कि नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, लेकिन उसका तो फिर जो डिस्क्रिप्शन लिखाया जा रहा है उसका फिर कोई वैल्यू नहीं रह गया ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन के साथ आपको ये करना है। ठीक है। पहला दिन, फिर तुरंत आपको 7वां दिन, वीक के 7वां डेज में आज से एकदम ये कर लीजिए कि आज हम पढ़ें इसको, फिर हमको सीधे 7वां दिन में पढ़ना है। तो जहाँ पे आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल पे, वहाँ पे चिपका दीजिए कि इसका रिवीजन का टाइम यही है, पहला दिन। ऐसे तीसरा दिन बोलता है कि पहला, तीसरा, 7वां, फिर 14, फिर 28। ठीक है। ये मतलब रिवीजन का एक तरीका है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन का। ठीक है। अगर आप इस टेक्निक का फॉलो करते हैं, बहुत ज़बरदस्त, देखिए कि कोई क्वेश्चन आपसे गलती हो जाएगा, चांस ही नहीं है। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द फ्रेश कंक्रीट टेंडेंसी फॉर द सीमेंट पेस्ट इन ए मिक्सर टू राइज टू द सरफेस ड्यूरिंग प्लेसिंग एंड कंपैक्टिंग फ्रॉम ए मेन मास इज रेफर टू ए। बताएं, क्वेश्चन समझ में आ गया कि जब भी कंक्रीट को जहाँ प्लेसिंग किया जा रहा है, जहाँ प्लेसिंग कर दिए, अब प्लेसिंग करने के बाद जो कंक्रीट के सरफेस पे जो मेरा क्या बोल रहे हैं, यहाँ देखिए क्या बोल गया, द मिक्सचर टू राइज टू द सरफेस, जो सरफेस पे जो कंक्रीट को जो कंपैक्शन किया गया, कंपैक्शन करने के बाद हम लोग सरफेस पे देखते हैं क्या हो गया, मिक्सचर कुछ राइज हो जाता है, उस पर कुछ मिक्सचर आ जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते समय तुरंत माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि इसका क्या मतलब है और क्या इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ पता है, बकलिंग इज अ फिनोमेना बाय विच, बकलिंग फिनोमेना आप लोग जानते हैं कि अगर लेमडा के वैल्यू कितना से कम रहेगा, बताएं, शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम जानते हैं ना, लेमडा का वैल्यू अगर 12 से कम रहेगा तो शॉर्ट कॉलम, 12 ज़्यादा रहेगा तो लॉन्ग कॉलम। ठीक है। लॉन्ग कॉलम एलवेज बकलिंग में फेल करता है, और आपका शॉर्ट कॉलम एलवेज क्रसिंग में फेल करता है। ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ क्या बोल रहा है कि बकलिंग इज अ फिनोमेना बाय विच ए स्मॉल कॉलम फेल बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेंडिंग इन कंप्रेशन। स्मॉल कॉलम कभी भी फेल करता है बेंडिंग इन कंप्रेशन में, एकदम नहीं। ठीक है। ए स्मॉल कॉलम फेल बाय बेंडिंग, एकदम नहीं। ए मीडियम एंड लॉन्ग कॉलम फेल बाय ए बकलिंग एंड कंप्रेशन, एकदम सही है। ठीक है। स्मॉल कॉलम एलवेज आपका बेंडिंग एंड कंप्रेशन फेल नहीं, तो स्मॉल कॉलम एलवेज क्रसिंग में फेल होता है। ठीक है। और आपका जो लॉन्ग कॉलम होता है, मीडियम एंड लॉन्ग कॉलम, ये एलवेज कम बेंडिंग में फेल करता है। ठीक है। बकलिंग में फेल करता है। तो यह पूछा कि बकलिंग इज ए फिनोमेना बाय विच ए मीडियम एंड लॉन्ग कॉलम फेल बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए बेंडिंग एंड कंप्रेशन। ठीक है। बेंडिंग एंड कंप्रेशन में जो फेल करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग कॉलम बोलते हैं, ना कि शॉर्ट कॉलम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है। थोड़ा सा चार्ज लगा लेते हैं, चार्ज नहीं हो रहा है, छूट गया, 1 मिनट। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए, इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बताए मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 0, क्या बोल रहा है, इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 0, इट मीन्स मेरा ये कोई सरफेस है और यहाँ मेरा कोई बॉडी है, मतलब सीधा सीधी इस पे रखा गया है। ठीक है। इस पे सीधा सीधी रखा गया है। ठीक है। कोई इस पे कुछ नहीं है। ठीक है। मतलब कोई भी इंक्लिनेशन नहीं दिया गया है। ठीक है। इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 0, द व्हेन
देन बॉडी विल बी एक्सपीरियंस एज ए फोर्स विच इज जीरो फ्रिक्शन फोर्स, या फिर इन्फिनाइट फ्रिक्शन फोर्स, या फिर नॉर्मल टू द प्लेन, या फिर आपका इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो, इट मीन्स जीरो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जीरो फ्रिक्शन फोर्स। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ बताएं, अच्छा क्वेश्चन है, बताएं क्या होता है साइफोन इन अ पाइप। आप लोग साइफोन से क्या समझते हैं बताएं। राइज से फॉल होता है कि फॉल से राइज होता है? मतलब इसमें जो साइफोन में एक टैंक यहाँ होगा, ठीक है दोस्त, और दूसरा टैंक मेरा कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, तो वाटर यहाँ से इस टाइप से, एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। वाटर यहाँ से ऐसे आएगा ना, इस टाइप से आएगा। ठीक है, ठीक है, ये मेरा सबमिट पॉइंट हो गया। ठीक है, देखिए एलवेज क्या होता है, हायर से लोअर होता है। साइफोन मतलब ये होता है, साइफोन इन अ पाइप, इट मीन्स कि हायर से लोअर की ओर पानी जाएगा, ना कि आपका लोअर से हायर की ओर जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्या है कि लॉन्ग बेंड पाइप, ए लॉन्ग बेंड पाइप टू ट्रांसफर लिक्विड फ्रॉम ए वन रिजर्वायर एट लोअर, देख रहे हैं क्या लिख रहा है, लोअर लेवल। एकदम गलत हो गया ये ऑप्शन, देखते संग गलत कर देना, लोअर कभी नहीं होगा, क्या होगा, हायर होगा। ए लोअर बेंड पाइप इज यूज टू ट्रांसफर ए लिक्विड फ्रॉम ए वन रिजर्वायर एट लोअर, ये भी लोअर बोल रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं क्या है कि ए लोअर बेंड पाइप यूज टू ट्रांसफर ए लिक्विड फ्रॉम ए वन रिजर्वायर एट हायर। देखिए हायर देख लिए, तुरंत इसको मार के आगे बढ़ जाना है, क्योंकि मैं बोला हूँ आपको कि साइफोन इन ए पाइप का कंडीशन ये होता है कि जब भी पानी जो फ्लो करेगा एलवेज हायर से लोअर जाएगा, ना कि लोअर से हायर। ठीक है, पानी यहाँ से यहाँ कभी चढ़ेगा, आप लोग घर में देखोगे जो घर में टैंक जो टंकी लगा हुआ रहता है, क्या पानी नीचे से ना ऊपर जाता है? पानी नीचे से ऊपर जाता है, और इसमें पानी यहाँ जाकर स्टोर हो गया। ठीक है, पानी यहाँ जाके स्टोर हो गया, और फिर पानी यहीं से जब ऊपर से जैसे ही पानी नीचे कैसे आता है, पानी वो आपका एलिवेशन में है, वहाँ से जैसे ही पानी नीचे आएगा मतलब सेफोन वाला कंडीशन वहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, ना कि नीचे से पानी जा रहा है, वैसा नहीं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एलवेज हायर से लोअर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताएं क्या है, ग्राउंड ग्राउंड वाटर टेबल में बी लोअर बाय मेथड, ग्राउंड वाटर टेबल में बी लोअर्ड बाय मेथड, इलेक्ट्रोस्मोसिक मेथड एकदम सही, वैक्यूम मेथड एकदम सही, वेल पॉइंट मेथड, तीनों सही है। ठीक है, ऑल ऑफ दी ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, इसमें और आप मेथड लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सी हो गया, फिर आपको डी में बताता हूँ क्या होता है, डिचेज एंड पंप्स, डिचेज एंड पंप्स। ठीक है, डी हो गया, फिर आपका ये क्या आ गया, वेल पॉइंट सिस्टम तो हाँ लिखा गया। इसके बाद आपका हो गया क्या, सेलो गुड पंप। ठीक है, क्या हो गया, सेलो गुड पंप। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखना कि ग्राउंड वाटर टेबल में भी लोअर्ड बाय मेथड ऑफ है, ये सारे मेथड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाँ बताएं, फॉर ए सिंगल लाइन रोड द विड्थ ऑफ ए पेमेंट इज जनरली, इसके लिए भी एक टेबल आप लोगों को मैं बताता हूँ, जो कि टेबल सबको पता होगा, ऐसा नहीं है। जितने भी मेरे भाई लोग हैं सबको पता है, जितने मेरे दोस्तों हैं सबको पता है कि इसका टेबल क्या क्या मतलब कितना कितना वैल्यू होता है। यहाँ क्या हो गया, टाइप्स ऑफ क्लास ऑफ रोड, क्लास ऑफ रोड। यहाँ क्या हो गया, विड्थ ऑफ कैरिज वे। ठीक है, विड्थ ऑफ कैरिज वे। अब सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्या, सिंगल लेन रोड। क्या, सिंगल 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 लेन रोड, सिंगल लेन रोड। इसका कितना होता है भाई, विड्थ ऑफ कैरिज वे, एलवेज
3.75 मीटर, ठीक है, किसका, सिंगल लेन रोड के लिए। अब हम लोग दूसरा लेते हैं क्या, टू लेन विदाउट कर्व, विदाउट कर्व्स, ठीक है। इसमें ये हो गया टू लेन विदाउट कर्व। इसी तरह तीसरा क्या है, टू लेन विथ कर्व्स, ठीक है। फोर्थ क्या हो गया आपका, इंटरमीडिएट लेन, ठीक है। इसके बाद आपका क्या गया 5 में, मल्टी लेन, ठीक है। अब इसके सारे हम लोग वैल्यू जानने वाले हैं कि इसका वैल्यू क्या क्या होता है। सिंगल लेन रोड के लिए कितना हो गया, 3.75 मीटर। टू लेन विदाउट कर्व इट मीन्स क्या, 7 मीटर, क्या 7 मीटर। टू लेन विथ कर्व 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। इंटरमीडिएट लेन 5.5 मीटर, ठीक है। अब मल्टी लेन 3.5 मीटर पर लेन, ठीक है। जैसे आप लोग देखे हो कि नहीं, 8 लेन है, तो 8 लेन में जो सभी लेन का जो डिस्टेंस रहेगा, मतलब उसमें जो आपका विड्थ ऑफ कैरिज में रहेगा, कितना रहेगा, 3.5 मीटर पर लेन, ठीक है। 3.5 मीटर पर लेन। देखते हो कि नहीं, 6 लेन है, 8 लेन है, इस टाइप से जो आप लोग देखे होंगे, उसमें जो आपका सिंगल लेन रोड है, अगर मल्टी लेन है तो उसमें जो आपका सिंगल लेन का जो रोड होगा कितना होगा, 3.5 मीटर पर लेन, ठीक है दोस्त। तो इस टेबल तो आप लोग को याद ही होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, पूरा सिंगल लेन रोड के लिए कहा गया, सिंगल लेन रोड का 3.75 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, सीपेज प्रेशर एलवेज एक्ट एज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, या फिर अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, या फिर इंडिपेंडेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये तो होगा ही नहीं। सीपेज प्रेशर तो एक्चुअली एलवेज एक्ट करता है कहाँ से, जिधर पानी रहेगा उधर तो सीपेज होगा ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जिधर से पानी फ्लो करेगा उधर तो ही सीपेज होगा ना, वही साइड। तो इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द ऑफ मास डेंसिटी। बताएं, आप लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाय, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बाय मास होता है, ठीक है। और ये जो होता है आपका वॉल्यूम बाय मास जो होता है, इसका क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है इसके किसका, आपका डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आपका ये जो हो गया डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। डेंसिटी का पावर -1 हो गया, ठीक है, हो गया। स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम बाय मास होता है, ठीक है। और आप स्पेसिफिक जो वॉल्यूम होता है ये आप किसका, डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द मास डेंसिटी ऑफ, मतलब क्या, इसका रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल, देख रहे हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होता है, डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ना कि इक्वल, ना कि डबल, ना कि ट्रिपल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। बताएं, द वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज्ड एज ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ अबाउट steel with respect to the cube strength of concrete and factor of safety of about with respect to a yield strength of। बताएं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से फैक्टर ऑफ सेफ्टी अबाउट स्टील में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है जी, विथ रिस्पेक्ट टू क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में। हाँ, अबाउट स्टील के बारे में बोल रहा है ना, तो स्टील के बारे में कितना होता है इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड में 3 होता है, ठीक है। अबाउट स्टील के बारे में विथ रिस्पेक्ट टू क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू यील्ड स्ट्रेंथ के केस में कितना होता है, 1.8 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, ठीक है। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके अबाउट में पूछेगा, स्टील के केस में पूछेगा तो 3 होगा, और आपका यील्ड स्ट्रेंथ के केस में पूछेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो कितना होगा, 1.8 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है दोस्त। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। बताएं कि हाउ कैन बी रिड्यूस द नॉइज इन ए इंडस्ट्रीज। बताएं
इंडस्ट्री जो होते हैं, हाँ देखिए क्या होता है कि हाउ कैन बी रिड्यूस द नॉइज इन अ इंडस्ट्रीज। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आप लोग देखे होंगे कि जो वहाँ पर नॉइज जो साउंड जो प्रोड्यूस होते हैं उसको कम करने के लिए हम लोग क्या क्या उसमें क्या क्या टेक्निक से हम लोग कम करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, बाय नॉट यूजिंग ए हैवी मशीनरी। ठीक है, दूसरा क्या है, बाय यूजिंग ए रिजिड सील्ड इनक्लोजर। ठीक है, एकदम सही है कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, कि जब भी आपको बड़े बड़े आप लोग देखें कि इंडस्ट्री में जो आपका नॉइज बहुत ज़्यादा हल्ला होता है ना, तो वहाँ पे हम लोग वैसे एरिया में वैसे इंडस्ट्रीज में हम लोग क्या करते हैं, एक सील्ड एगो रिजिड सील्ड एगो इंक्लोजर टाइप में एक अलग टाइप का ये एक मटेरियल होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं, जिसके कारण जो वहाँ से जो प्रोड्यूस होने वाला नॉइज है उसको वो कम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्त, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बताएं, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे पे चार और स्टेटमेंट दिया गया है, थोड़ा बताएं आपको क्या होगा। ठीक है, तो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग वर्किंग फ्रॉम होल टू अ पार्ट। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि द सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम अ पार्ट टू पार्ट, द एरिया टू फिक्स। ठीक है, मेरे एरिया टू फिक्स द बेस्ट ऑप्शन, द बेस्ट पोजीशन द बेस्ट पोजीशन ऑफ ए सर्वे लाइन एंड सर्वे स्टेशन। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए क्या है, टू एक्सपेंड मैग्नीट्यूड, एकदम नहीं। द सर्वे लाइन, इसमें क्या था फर्स्ट में, द सर्वे लाइन इज वर्क फ्रॉम पार्ट टू पार्ट, एकदम गलत है, ये तो ऐसा ही गलत हो गया। द सर्वे लाइन, द सर्वे इज टू वर्क फ्रॉम अराउंड द कंप्लीट एरिया टू अ फिक्स्ड बेस्ट पोजीशन ऑफ ए सर्वे लाइन एंड सर्वे स्टेशन, एकदम सही है। ठीक है, जो कि पहले हम लोग क्या करते हैं, जितना भी मेरा एरिया को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और वही बोल रहा है ये स्टेटमेंट कि द सर्वे इज सर्वेइंग इन द वर्क टू फ्रॉम एरिया अराउंड द कंप्लीट एरिया टू फिक्स द बेस्ट पोजीशन ऑफ ए सर्वे लाइन एंड सर्वेइंग स्टेशन। ठीक है, फिक्स करके हम लोग फिर वहां पर लोग प्रिंसिपल ऑफ सर्वे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है कि द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ग्रेडियंट फॉर ए हिल, बताए कितना होता है। इसके बारे में भी आपको मैं एक टेबल बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहले इसका मैं आंसर जान लेता हूँ कि इसका आंसर क्या है, कि द वैल्यू ऑफ ए मैक्सिमम ग्रेडियंट फॉर ए हिल के केस में पूछ रहा है, हिल रोड के केस में कितना होता है, 1/20। ठीक है, 1/20। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक टेबल के बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। टेबल क्या है, फर्स्ट क्या हो गया यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पर आपका टीरेन टैप। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका हो गया, रूलिंग ग्रेडियंट, रूलिंग रूलिंग ग्रेडियंट, यहाँ आपका लिमिटिंग ग्रेडियंट। ठीक है, इसके बाद जो आपका होगा क्या, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्या होता है आपका, प्लेन और रूलिंग ट्रेन है। ठीक है, मेरा टैप किस मतलब ट्रेन टैप में फर्स्ट मेरा क्या है, प्लेन ट्रेन है एंड क्या है, रोलिंग ट्रेन है। ठीक है, तो आपका प्लेन और रूलिंग ट्रेन में अगर पूछे कि मेरा रूलिंग ग्रेडियंट का वैल्यू कितना होता है, पहले आपको ध्यान रखना है क्या, 3.3, 3 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6.7 हो गया। ठीक है, इस तरह हो गया कि प्लेन एंड रूलिंग के लिए। इसके बाद क्या है आपका, मॉन्टेनियस एंड स्टीप, दूसरा क्या, मॉन्टेनियस एंड स्टीप ट्रेन। इसका एलिवेशन ग्रेटर देन 3000 मीटर है। इसमें क्या हो गया, इसमें इसका जो वैल्यू होगा रूलिंग ग्रेडियंट का 5 होगा, ये आपका 6.7 हो गया, ये कितना होगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 सारा परसेंट में है। ठीक है, सारा परसेंट में है। अब आप तीसरा क्या आपका हो गया, मॉन्टेनियस एंड स्टीप टेरेन, सेम रहेगा, खाली आपका जो हाइट है एलिवेशन है चेंज आएगा, मॉन्टेनियस एंड स्टीप टेरेन।
स्टीप टेरेन, इसका एलिवेशन जो होगा, एलिवेशन लेस देन 3000 मीटर, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 6.7%, ये आपका 7% हो जाएगा, और लास्ट में क्या आपका हो जाएगा 8%, ठीक है। मतलब ये देखिए यहाँ से ऐसे हो रहा है, ठीक है, और फिर आपका यहाँ से ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये आपका ऐसे हो रहा है, ये आपका ऐसे हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ग्रेडियंट फॉर ए हिल रोड के लिए 1/20 इज अ राइट आंसर, ठीक है। ये आपको नोट में याद रखना है दोस्त। नेक्स्ट देखिए क्या है कि केमिकल फार्मूला ऑफ C4AF क्या होता है फार्मूला, क्या होता है जी, C4AF का फार्मूला क्या होता है, ये जो आपका बक्स कंपाउंड होता है उसका 4th नंबर में क्या होता है, ट्राइकैल्शियम, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, क्या टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, ठीक है। ये इसका फार्मूला हो गया, नाम हो गया इसका, क्या नाम है, टेट्रा कैल्शियम। देखिए हम लोग इसका फार्मूला क्या बोल रहा है, C4, ये ठीक है, यहाँ तक ये सही है, ये तीन में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये नहीं होगा। C4A2 टेट्रा कैल्शियम, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनो Al2O3 फिरेट Fe2O3, एकदम सही, पहला ही सही है। टेट्रा कैल्शियम ये तो होगा नहीं, यहाँ 4 लिख दिया, एकदम नहीं होगा, ये 2 लिख दिया, एकदम नहीं होगा, क्या होगा, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फिरेट, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त, ठीक है, ए इज अ राइट आंसर। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए चेन सर्वेइंग, ठीक है, हम लोग चेन सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या स्टेटमेंट मेरा सही है। दे आर अ फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑफ ए गैल्वेनाइज माइल्ड स्टील बार, एकदम सही। टू फैसिलिटेट इजी रीडिंग of a chain brass tail are provided, tails are provided. It is used to be noted that length of a link is the distance between its center of a consecutive middle ring, एकदम सही, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मतलब ये चारों ऑप्शन आपका सही है। अब चेन सर्वेइंग के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया गया था, जो कि इसमें से चारों सही है दोस्त, तीनों सही है, ठीक है। अब बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वेश्चन गिवन सर्वेइंग अंडरटेकन टू डिफाइन एंड रिकॉर्ड ऑफ ए बाउंड्री ऑफ ए प्रॉपर्टी, ये कौन सा सर्वे है, एलवेज क्या कैडेस्ट्रियल सर्वे है, प्रॉपर्टी ऑफ बाउंड्री, उसमें हम लोग उसी के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ बाउंड्री का जो सर्वे हम लोग करते हैं एलवेज कैडेस्ट्रियल सर्वे में पढ़ते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इन ए फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी ऑफ वर्क इज बेटर, एकदम सही। वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमम, एकदम सही। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड गाइडेंस टू इंडिविजुअल वर्कर इज प्रोवाइडेड, एकदम सही, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्त। नेक्स्ट तो आज का क्वेश्चन आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, जो कि बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन के साथ था ये सेट, ठीक है। और इसी तरह हम लोग पर डे नए नए सेट के साथ हम लोग आपके साथ मिलेंगे। और अभी जितने भी मेरे भाई लोग हैं, अगर वो लोग जितने भी मेरे नए दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, अगर टेलीग्राम आप लोग नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग टेलीग्राम एनी हाउ ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये क्लास का PDF आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। और टेलीग्राम क्या है, टेलीग्राम में आप लोग जाके सर्च कीजिएगा कैपिटल लेटर में क्या रहेगा, सिविल तो वाकिफ है, ऑल ALL सारा कैपिटल लेटर में रहेगा, सर्च कीजिएगा। उसमें अभी 8 या 9 मेंबर अभी भाई लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि बहुत लोग मैसेज भी कर रहे थे, इसीलिए मैं सोचा कि नहीं टेलीग्राम में अकाउंट बना लेता हूँ, ठीक है, ज़रूरी है, क्योंकि जो क्लास का PDF को नंबर ऑफ टाइम्स रिविजन करने के लिए PDF आपके पास होना कंपलसरी है, इसीलिए मैं आपके लिए चैनल भी प्रोवाइड कर दिया हूँ। आपको जाकर आप लोग जितने भी मेरे भाई लोग हैं ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लें, और इस क्लास का PDF विद इन 10 या 20 मिनट के अंदर आपको चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।